हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है फ्लो और जिसके राइटर हैं मिहाली सिसिकचंटमिहाली। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। क्या आप क्रिएटिविटी और संतुष्टि पाना चाहते हैं? हम सभी मनोवैज्ञानिक, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंसाइट का मिश्रण करके इस स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब इस मानवीय अनुभव की एक अभूतपूर्व खोज है। क्या आप कभी किसी ऐसे एक्टिविटी में इतने घुस गए हैं कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? आप इतने फोकस्ड और इंगेज थे कि आप पूरी तरह खोए हुए और शांति महसूस करते थे? अगर हाँ, तो आपने फ्लो का एक्सपीरियंस किया है। फ्लो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की एक स्टेट है जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हैं। यह एफर्टलेस कंसंट्रेशन की एक स्टेट है जहां आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं लेकिन ओवरवेल्म नहीं होते हैं, जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप बाकी सभी चीज़ों का ट्रैक खो देते हैं। परिचय। अपनी किताब फ्लो में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम न केवल ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस समरी में हम फ्लो के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे। हम फ्लो पर कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और हम आपको अपनी लाइफ में फ्लो कैसे पाएं इसके बारे में कुछ सजेशन देंगे। इसलिए अगर आप फ्लो के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे यह आपको एक खुशहाल और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में कैसे मदद कर सकता है, तो आप इस समरी को इन तक ज़रूर सुनें। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसने अपने बिजनेस में काफ़ी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था। इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या नहीं था जिससे वह अधूरा था? असल में उसकी लाइफ में वो फ्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और संतुष्टि को महसूस कर सकता था। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मिहाली के ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो एक्सपीरियंस को वास्तव में एक्सपीरियंस बनाता है वह कॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो के समय लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं। फ्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी समझ में शामिल होने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में समझकर हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के बारे में हम इस समरी में जानेंगे जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में संतुष्टि और खुशी को पा लिया। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुशी पाने का असली रास्ता क्या है? फ्लो से इस बात का पता लगाया जाता है कि हम एक खुश, कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की भावना को महसूस कैसे करते हैं। यह तब हासिल होता है जब हम खुद को सब्लिमेशन की सिचुएशन में डुबो देते हैं, जिसे आदर फ्लो कहते हैं। मन की एक सिचुएशन जिसमें इंसान चुनौतियों को अपनाता है, वहाँ हम टेम्परेरी रूप से खुद की भावना और समय पर कंट्रोल को खो देते हैं। टारगेटिंग और क्विक रिस्पॉन्स के एक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बनाने, सेल्फ वर्थ बढ़ाने और लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए फ्लो की सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है। जितना ज़्यादा आप खुशी को पाने का गोल रखते हैं उतना ही आप इसे मिस करते हैं। यह खुद से बड़े मकसद की तरफ आपकी डेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में होता है। इस चैप्टर में आथर बताते हैं कि खुशी कहाँ से आती है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह कुछ ऐसा नहीं है जो बस होता है, न ही यह किस्मत या रैंडमनेस का रिजल्ट है। यह कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से मेजर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी इफ़ेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन इफ़ेक्ट्स को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि
हमारी खुशी बाहरी ताकतों द्वारा तय की जाती है, लेकिन ऐसे कीमती पल होते हैं जब हम कंट्रोल होने के बजाय अपने कामों पर पूरा कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब यह सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और सप्लाई की भावना हमारी लाइफ पर और भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डालेगी। उस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग इनएक्टिव होते हैं, लेकिन यह तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। पलक झपकते ही 1 घंटा बीतता हुआ लगता है। कर्मा और कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से कंट्रोल में महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह ज़रूरी है और यह एक्सपीरियंस करने लायक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असल खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर 2 ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फिजिकल रचना। पास्ट को देखते हुए कल्चर के पुराने समय फीलिंग और थॉट्स को अपनाना आइडियल रूल माना जाता था। यह अब आज के दिन और समय में रिलेवेंट नहीं है, जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उन फीलिंग को एक्सप्रेस करें जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग को कंट्रोल करते हैं उन्हें अक्सर हर्ष या इमोशनलेस कहा जाता है। हालांकि आथर के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का बेनिफिट उठाना जानते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अंदरूनी मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स पर हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक फ़र्क बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी सेंस का इस्तेमाल झूठ बोलने, पोएट्री लिखने या साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी एजम्पशन को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। एक इंसान एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे आवाज़, विजुअल या फीलिंग और थॉट्स की बारीकियाँ। इस तरह जिस इंफॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं वह हमारे लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल यह बनता है कि इन्फॉर्मेशन मन में कैसे जाती है। उन्हें मेंटल एनर्जी के जरिए से मन में भेजा जाता है या ज़्यादा आसान रूप से उस इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट की जाती है। तो मन में अपने फ़ायदे की चीज़ों को लाने के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाएं और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं। चैप्टर 3 हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी। जब हम किसी को अमीर, फेमस या अच्छी तरह से तैयार देखते हैं तो हम खुद मानने लगते हैं कि वे एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। हालांकि बाद में हमें एहसास होता है कि ये खुशी नहीं है, वास्तव में वे ही सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान जो लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहता है वह न सिर्फ इन्वायरमेंट की क्वालिटी में इम्प्रूव करता है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी बात वो अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी में इम्प्रूव करता है। हमें खुशी की तलाश करने की ज़रूरत है, मज़े को नहीं। आथर ने खुशी और मज़े के बीच में एक फ़र्क बताया है। खुशी आसान रिस्टोरेटिव ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, जैसे खाना या सोना। इसके अलावा मज़ा सिर्फ ज़रूरतों और इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है। साथ ही स्वाभाविक प्रवृत्ति की लिमिट को दूर करने के लिए स्किल और कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके खुद को भी इंस्पायर्ड करता है, जिससे हम अपने बड़े गोल को पूरा कर सकते हैं और एक ही समय में खुद पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग अपने मुश्किल दिनों की भरपाई के लिए जल्द ही संतुष्टि चाहते हैं। मज़े को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मज़े पर खुशी की भावना लाना आसान है। मज़े को रिवार्ड देना आसान है, लेकिन हासिल करना मुश्किल है और इससे उन्हें इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए महान मौक़ों से दूर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद बहुत से लोग टीवी या फिल्में देखना चुनते हैं। इस सिचुएशन में वे इन्हें
इनएक्टिव होते हैं और आसानी से भटक सकते हैं। हफ्ते के आखिरी में वे शराब या यहाँ तक कि ड्रग में डूबे होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अक्सर एक ही होता है, वे खुद को नुकसान पहुँचाते हैं और कंट्रोल को खो देते हैं। मन अक्सर वह नहीं करता है जो हम अपने गोल को हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमें कम से कम रेजिस्टेंस का रास्ता भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि यह भटकने के लिए सबसे आसान होता है। ज़्यादातर इंजॉयबल एक्टिविटीज़ नेचुरल नहीं होती है, उन्हें एक शुरुआती कोशिश की ज़रूरत होती है जिसे आप शुरू में करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार जब आपकी स्किल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है तो वे उस गिफ्ट में बदल जाती है जो आपके लिए जो वास्तव में वैल्यूएबल है। इन चेंजेस को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। इसके लिए बस एक शुरुआत करें और अपने वैल्यूएबल रिजल्ट को हासिल करें। कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपने डिसाइड किए गए गोल को हासिल करने के लिए अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाहरी सिचुएशन को गोल के अकॉर्डिंग बनाना, जबकि दूसरा है बाहरी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना ताकि वे हमारे गोल के अकॉर्डिंग हो सके। एक बाहरी दुनिया में हेर फेर करने पर बेस है, जबकि दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करता है कि हम बाहरी सिचुएशन के बारे में अपनी राय को बदल दें, जो कि ज़्यादा ठीक है। फ्लो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फैक्टर को 8 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई इंसान फ्लो को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो इनमें से एक या ज़्यादा फैक्टर हमेशा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले फ्लो का एक्सपीरियंस आमतौर पर तब होता है जब हम उन कामों का सामना करते हैं जिन्हें पूरा करने का हमारे पास मौका होता है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करने में कैपेबल होते हैं। तीसरा और चौथा, फोकस आमतौर पर तब पॉसिबल है जब किए गए कामों में क्लियर गोल होते हैं और जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। पांचवा, इंसान गहरी लेकिन कंफर्टेबल पार्टनरशिप के साथ काम करता है जो रोज की लाइफ की चिंताओं और दुखों को अवेयरनेस से दूर कर देती है। छठा, इंजॉयबल एक्सपीरियंस लोगों को अपने कामों पर कंट्रोल की भावना पैदा करते हैं। सातवां, अपने लिए चिंता गायब हो जाती है, फिर भी लो एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद अपनी फीलिंग मजबूत होकर उभरती है। और फाइनली, समय का मतलब बदल जाता है, घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। चैप्टर 4, फ्लो का पता लगाना। जब हम उन कामों को देखते हैं जो अक्सर फ्लो पैदा करते हैं, जैसे स्पोर्ट, आर्ट, हॉबी, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुश करता है। एक सुबह इटली के नेपल्स में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक पुरानी चीज़ की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने के लिए सोचा। स्टोर के मालिक ने उस मूर्ति की एक ऑफेंसिव कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि वो उतनी कीमत देने वाला था तो उसने कहा कि वो आइटम बेचने के लिए नहीं था। अब सोचिए उसने ऐसा क्यों किया। असल में उस दुकान का मालिक इतनी ज़्यादा कीमत इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि वह गेस्ट से फ़ायदा कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी इंटेलिजेंस का मज़ा उठाना चाहता है। यह उसे उसके दिमाग को तेज बनाने, अपने सेल्फ स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन करने में मदद करता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो न बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल है, तो हम ज़्यादा हासिल करने के लिए अपनी लिमिट को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप टेनिस खेलते हैं तो आप बस पहली बार नेट पर गेंद को हिट करने की कोशिश करने का मज़ा लेते हैं, लेकिन एक बार जब धीरे धीरे आप उसमें माहिर हो जाते हैं तो वो काम धीरे धीरे आपको बोरिंग लगने लगता है और आप खुद को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कंपटीटर की तरफ बॉल मारना। अगर आप एक कंपटीटर चुनते हैं जो एफिशिएंसी से खेलता है और आपसे 10,000 गुना ज़्यादा स्किल्ड है, तो उसे जीतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको जल्द ही जानने और डरने में फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि यह चैलेंज इतना मुश्किल है कि आप नए स्किल की प्रैक्टिस करने का मौका भी छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर एक कंपटीटर चुनते हैं तो आपकी स्किल में वास्तव में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि किताब के ऑथर ने खुद कहा है, चॉइस बोरियत और चिंता के बीच के बॉर्डर पर आती है, जब चैलेंज इंसान की परफॉर्म करने की एबिलिटी के खिलाफ बैलेंस होते हैं।
बेहतर होने के लिए स्किल को पर्सनल गोल पैशन के साथ बैलेंस करने की भी ज़रूरत होती है और ऐसे में सरकमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा करते हैं तो अवार्ड का वादा, या अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो धमकी और सज़ा का मिलना। इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए पोटर एवा जेजल के लाइफ के बारे में पढ़ें, जिसने कभी स्टेलिन की फोर्स ने अरेस्ट किया गया था। अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए उसने लगातार अपने दिमाग में शतरंज खेला, अपनी पोएट्री को याद किया और एक्सरसाइज की। वह इसे बनाए रखती ताकि वह सबसे ख़राब सिचुएशन में भी अपनी स्किल, इमेजिनेशन और टैलेंट को सुधार सके। कंटेम्प्रेरी लाइफ के डर और चिंता को दूर करने के लिए एक इंसान को सोशल एनवायरनमेंट से आज़ाद होना चाहिए। उस महारत को हासिल करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सिचुएशन की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। साथ ही हर एक इंसान को सेंसरी और फिजिकल स्किल की प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए चलना बस यहाँ से वहाँ तक जाना ही होता है, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपको दूसरे लोगों, साइन स्पोर्ट्स, स्क्वायर, आर्किटेक्चर, लैंडमार्क पर ध्यान देना होगा। अपने इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा अवेयर होने की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी ऑटोमेटिक रिएक्शन से ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। दरअसल कलरफुल दुनिया इंस्पायरेशन से भरी हुई है। आसमान की बहुत सी फॉर्म है। उन चमत्कारों पर ध्यान देने से आप एक नए और रिच पर्सपेक्टिव के साथ हर चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाने के जादू के अट्रैक्शन का जिक्र किया जाए तो आजकल आसानी से हम अनगिनत गानों के स्टाइल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद ही हम उन तेज़ डेलिकेट आवाज़ों में पूरी तरह से खो जाते हैं। और फिर अगर आप अपने द्वारा सुने जाने वाले गाने पर ध्यान देते हैं तो यह एक नया लेवल खोलता है। लेकिन माइंडफुलनेस को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी सेल्फ मास्टरी को मजबूत करने की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस करने के तरीकों में से एक योग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। काफ़ी समय से योग को हमेशा ईगो से आज़ाद करने, एक स्पेसिफिक टारगेट पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके के रूप में देखा गया है। योग जिन स्टेप से रिलेटेड हैं उनमें शामिल है नॉन वायलेंस, कन्फर्मिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन और एक हायर पावर। योग के जरिए आप अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस उस शरीर का इस्तेमाल करें जिसमें आप रहते हैं। चैप्टर 6 विचारों का फ्लो। आखिरी एक्सपीरियंस सिर्फ सेंसर्स के बारे में नहीं है। हमारे महसूस किए जाने वाले कुछ सबसे अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस मन में पैदा होते हैं जब कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारी सेंसर्स का इस्तेमाल करने के बजाय सोचने की ज़रूरत होती है। मेंटल एक्टिविटीज़ में पढ़ना सबसे आम फ्लो इंड्यूसिंग बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना, सुडोकू खेलना, लिखना, मैथ सॉल्व करना जैसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल अपने थॉट में फ्लो लाने के लिए करें। हम जो मानते हैं उसके अलावा माइंड की नॉर्मल कंडीशन एक गड़बड़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए जब वे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान किसी और चीज़ पर होता है, जिससे उनके लिए उस ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप फ्लो के साथ एक काम करते हैं तो आप आसानी से अपने आइडिया पर फोकस कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे काफ़ी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्लो ही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए मन में एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। चैप्टर 7 फ्लो के साथ काम करना। क्या काम हमेशा मुश्किल और भारी होना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक काम किसी भी दूसरे आसान काम की तरह फ्लो का सोर्स बन सकता है। ऐसा करने के लिए बस आपको गोल सेटिंग, फीडबैक, मास्टरी और चैलेंज देना है। कई हाईली स्किल जॉब फ्लो महसूस करने के लिए अच्छी तरह से बनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हैं जिनके पास वास्तव में काम करते समय वह फीलिंग होती है? काम करने के प्रोसेस में कई लोग पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते हैं। वे सिर्फ स्टीरियोटाइप के बेस पर एक्सपीरियंसेज और इंस्पायरेशन को ज़रूरी नहीं समझते हैं। साथ ही वह यह भी नहीं जानते हैं कि इस पर्पज़ के लिए काम इस तरह होना चाहिए। एक फ्लो बनाने के लिए उन पूर्वाग्रहों को दूर करें
और रियलिटी में अपने काम में खुद को डुबो दें। इटली के एक गांव में बुजुर्ग लोगों का एग्जाम्पल लें। उनके लिए रोज के काम और खाली समय के बीच कोई फर्क नहीं है। हर दिन वे सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध इकट्ठा करने जाते हैं, मीलों तक घास की गांठें ले जाते हैं, बागों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमीर बनने के बाद वे क्या बदलना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं बदलना है, सब कुछ हमेशा की तरह रखते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। वे खुद को फ्लो की सिचुएशन में पाते हैं जब वे आराम करने के बजाय काम करते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन और फोकस करने की एबिलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किताब में एक ट्रेन फैक्ट्री में एक वेल्डर की कहानी के बारे में भी बताया गया है। उसकी उत्सुक भावना की वजह से कई लोग उसे जानते थे। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में हर एक जरूरी काम को करने का मजा लिया। उन्होंने किसी भी प्रमोशन के मौक़ों को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वेल्डर ज़्यादा मैनुअल काम करना चाहता था और उन्हें चैलेंजेस में बदलने का मजा लेना चाहता था। इसलिए फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नई चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल को बनाना छोड़ दें। चैप्टर 8 लोगों की खुशी का जिम्मा लेना। हैवी ट्रैफिक, बिजी ऑफिस हर एक इंसान के पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करते हैं। अकेले समय हमें फोकस करने में मदद करता है, लेकिन बोरियत की तरफ भी ले जाता है। यह तब होता है जब हमें उन लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिन्हें हम जानते हैं और भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में परिवार, दोस्त और पड़ोसी। एक आइडियल परिवार ईमानदार, सजेशन बिना शर्त, एक्सेप्टेंस और लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने में सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो माता पिता टीवी देखने के बजाय कारपेंटरी या खाना पकाने जैसे काम को करना पसंद करते हैं, वे अपने बच्चों को उनकी फील्ड के पॉजिटिव रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसके कंपैरिजन में दोस्तों के साथ अकेले रहना इमोशनल न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है, जिससे खुशी, एनर्जी में ग्रोथ, कनेक्शन में ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकत और इंस्पायरेशन हासिल की जा सकती है। अगर आप अपना दिल कम्युनिटीज़ से अलग करते हैं तो आप खुद फ्यूचर में मदद और सपोर्ट से इनकार कर रहे हैं और खुद को एक कंजर्वेटिव अकेले पिंजरे में रख रहे हैं। इसलिए रिलेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिरी में आपको मिलने वाले रिजल्ट आपको हैरान कर देने वाले होंगे। चैप्टर 9 चैलेंज के साथ खेलना। यह चैप्टर हेल्दी कंपटीशन मैकेनिज्म की ज़रूरत के बारे में बात करता है, खासकर अगर आपको फ्लो में काम करना है। कुछ लोग अपने डिस्टर्बेंस अंदर से हासिल करते हैं, दूसरे बाहरी फैक्टर्स जैसे धर्म, देश या परिवार से हासिल करते हैं, जबकि कुछ आर्ट, म्यूजिक या साइंस की मास्टरी हासिल करते हैं। वह खुद का मजा लेने में कैपेबल बनने के लिए नेगेटिव कंडीशन को फ्लो की कंडीशन में बदलने में कैपेबल होने और चैलेंज से मजबूत होकर उभरने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। यह कॉन्सेप्ट मुश्किल में मौके ढूंढने की तरह है। अगर आप कंडीशन को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप अपनाने हैं। नंबर 1 सेल्फलेस अनकॉन्शियसनेस, सेल्फ एश्योरेंस। कई लोग ये मानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। वे यह भी मानते हैं कि वे एक माहौल का हिस्सा हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सेल्फ एश्योरेंस के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप पर, अपने आसपास के माहौल और उसमें अपने रोल पर भरोसा करना चाहिए। नंबर 2 दुनिया पर ध्यान देना। अपने घमंड पर ध्यान देने से बचें और इसके बजाय ऑप्शनल तरीकों से अवेयर रहने के लिए आसपास की दुनिया के लिए खुला रहें। नंबर 3 नए सॉल्यूशन की खोज करें। अपने आप सहित पूरी कंडीशन पर ध्यान देते रहें और पता लगाएं कि क्या ऑप्शनल गोल ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और क्या दूसरे रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑटोटेलिक सेल्फ। यह कॉन्सेप्ट उन लोगों के बीच अंतर करता है जो मुश्किल हालात में जीत हासिल करते हैं और दूसरे जो ओवरहेल्म्ड हो जाते हैं। दोनों के बीच अंतर का रीजन बाहरी चीज़ों के बारे में उनकी सोच है। ऑटोटेलिक सेल्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया को फेयरनेस के साथ समझने की काबिलियत होती है। इस तरह वे लोग रिजल्ट से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अलग करने और इसे बैलेंस करने पर ध्यान देने में अच्छे होते हैं। उनमें शायद ही चिंता वाली भावनाएं होती हैं और वे इस बात से डरते नहीं कि हार गए तो क्या होगा। वे बस हर सिचुएशन
में फ्लो में रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली यही वे लोग हैं जो फ्लो में महारत हासिल करते हैं। इसके लिए आथर ने एक मॉडल बताया है जिनसे आप चैलेंज को अवसर में बदल सकते हैं। नंबर 1, गोल का एडजस्टमेंट। अगर आपको पिछले चैप्टर याद हो तो फ्लो कंडीशन को हासिल करने के लिए यह एक ज़रूरी फैक्टर है। आपके गोल पूरी तरह क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि आप मनचाहे रिजल्ट के हिसाब से अपने एक्शन को एडजस्ट करके उन पर ठीक से ध्यान दे सकें। नंबर 2, एक्टिविटी में डूब जाएं। तो गोल बनाने के बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। याद रखें, कोई भी एम्पायर जैसे रोम सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बना था। इसमें हजारों घंटे की कड़ी मेहनत और लगातार समझदारी लगी थी। महानता पाने के लिए आपको अपने न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर को सेटिस्फाई करके एक्शन में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसलिए गोल डिसाइड करें और उनका पीछा करें। नंबर 3, जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अटेंशन देना एक ज़रूरी गुण है। आपको अपने आसपास माहौल और चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए और स्पेशली एक स्पेसिफिक काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, तुरंत एक्सपीरियंस का मज़ा लेना सीखें। रिजल्ट की परवाह किए बिना दुनिया के प्रति अपना एक नज़रिया बनाएं। ऑटोटेलिक सेल्फ बनने का मतलब है गोल डिसाइड करना, स्किल डेवलप करना, फीडबैक के लिए एक्टिव रहना, उन पर ध्यान देना और गलतियों को सुधारते हुए अगली बार बेहतर परफॉर्म करना। इस तरह अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिनसे आप साइंटिफिक नज़रिए के साथ जिद्दी इंसान की तरह लाइफ जिए। चैप्टर 10, जिंदगी का मतलब। यह आखिरी चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि लोग एक्सपीरियंस को एक मीनिंगफुल तस्वीर में कैसे सिंथेसाइज्ड करते हैं। जीने का कारण ढूंढने के लिए हमें एक गोल की ज़रूरत होती है। रिजल्ट इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को चैलेंज देते हैं। जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करें। इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैल्कोम एक्स, जो गरीबी और नशीली दवाओं की लत में बड़ा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ पढ़ने और सोचने से उसे एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनके लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहाँ हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, मास्टरपीस को बना सकते हैं या चंद्रमा पर चल सकते हैं? नहीं ना। यह सब बिना किसी पर्पज का पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें और जब आप उस गोल को हासिल कर लें तो लाइफ के मीनिंग और असल खुशी को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ में फ्लो लाएगा। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। नंबर 1, असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। नंबर 2, ध्यान रखें कि आप किन चीज़ों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। नंबर 3, असली खुशी हासिल करने के लिए उन चीज़ों को करने की शुरुआत करें जिसे आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 4, अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। नंबर 5, अपनी लाइफ की हायर पावर को महसूस करने के लिए योगा करें। नंबर 6, अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। नंबर 7, फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नए चैलेंज की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल को बनाना छोड़ दें। नंबर 8, रिलेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिरी में आपको मिलने वाले रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। नंबर 9, अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें और चैलेंज का सामना करने से कभी भी ना डरें। नंबर 10, एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। इस किताब से हमने अपनी लाइफ में फ्लो हासिल करने के बारे में जाना। जब आप अपनी लाइफ में फ्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असल खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस फ्लो बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।